आज मेरी शादी की रात थी और मैं बेहद घबराई हुई थी। ईशान के बारे में मेरी ननद मुझे पहले ही बता चुकी थी। लाकि वो बेहद रोमांटिक टाइप का नौजवान है और मेरी तस्वीर देखकर ही मेरा दीवाना हो गया है। मैं उन लड़कियों में से न थी जो रोमांस को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। मुझे एक नॉर्मल लाइफ पसंद थी। पति का हर वक्त पत्नी की तारीफें करके आगे पीछे घूमना, उससे हर वक्त चिपके रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे यह छिछोरापन लगता था। मुझे मैच्योर टाइप के लड़के पसंद थे और ईशान बिल्कुल वैसा ही था, अनमैच्योर। शादी की रात ही उसने मेरी तारीफ के लिए सीधे साधे शब्दों की बजाय मुझे शेरो शायरी सुनानी शुरू कर दी थी। मुझे शायरी आज तक समझ ही नहीं आई थी, इसलिए उसकी रोमांटिक शायरी भी मेरे सर के ऊपर से गुजर गई थी। मुझसे कहने लगा, कैसी लगी शायरी? मैंने कहा कि अच्छी है। खैर, 1 साल के बाद ही समझ आती है कि उसका पति उसके लिए कितनी मोहब्बत रखता है। ईशान आम मर्दों से अलग था। आम मर्दों की तरह उसने मुझे यह नहीं कहा था कि मेरी माँ के आगे जवान मत चलाना, उनके हुक्म के आगे सर झुकाए रखना, मेरी बहनों की सेवा करना, जब भी वह ससुराल से आए तो उन्हें शिकायत का मौका न देना। यह सब कुछ उसने नहीं कहा था। उसने तो बस अपनी और मेरी बात की थी। शादी के शुरू के दिन बहुत ही अच्छे गुजरे थे। ईशान का इरादा था कि हम लोग हनीमून के लिए मनाली, शिमला, नैनीताल और फिर कश्मीर की खूबसूरत वादियों में घूमने जाएंगे और लाइफ को खूब एंजॉय करेंगे। शौक तो मुझे भी घूमने फिरने का बहुत था, लेकिन शादी के फौरन बाद ही मेरे ससुर की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई। इसलिए उन्होंने हमें जाने से मना कर दिया। कहने लगे, अगले महीने चले जाना। एक तो शादी पर भी बहुत खर्चा हो चुका है और अब मेरी बीमारी पर भी अस्पताल पर पैसे लग रहे हैं। वैसे तो इस बात को सुनकर मेरा मूड खराब हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं बिल्कुल नॉर्मल थी। हाँ, ईशान का मूड बेहद खराब हो चुका था। कहने लगा, यह भी कोई बात हुई भला? सब लोग शादी के फौरन बाद हनीमून पर जाते हैं, 1 महीने बाद कौन जाता है? मैंने कहा, ईशान कोई बात नहीं, पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है, अगले महीने चले जाएंगे। मेरे प्यार से समझाने पर बस उसे एक ही काम आता था, मुझसे मोहब्बत भरी बातें करना। मुझे भी खैर यह सब अच्छा लगता था, लेकिन 1 महीने बाद मेरे ससुर की तबीयत तो कुछ ठीक हो गई थी और हमारा इरादा मनाली घूमने जाना था कि अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरी उल्टियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जो भी खाती फौरन से निकल जाता और मेरी ऐसी हालत पर सबसे ज्यादा इरिटेशन मेरे पति को महसूस हो रही थी। मेरी सास मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई और जो खबर डॉक्टर ने सुनाई उसे सुनकर मुझे कुछ अफसोस हुआ था, लेकिन खैर जो हो गया था उसे टाला नहीं जा सकता था। मैं इतनी जल्दी यह सब कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे कुछ बस नहीं था। ये बात मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशी का कारण भी थी, क्योंकि माँ बनना एक अलग ही खूबसूरत एहसास होता है। लेकिन डॉक्टर ने मेरा सफर मना कर दिया था। कहने लगी, तुम्हें पहाड़ी जगह पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए यह खतरनाक साबित हो सकता है। पहली प्रेगनेंसी है, सावधानी रखना जरूरी है। अगर एक बार प्रॉब्लम हो गई तो फिर हर बार प्रॉब्लम होगी। मैं तो इन चीजों से वैसे ही बहुत घबरा रही थी, इसलिए मैंने कहा मुझे कहीं नहीं जाना। मेरी सास को भी यही सही लगा, लेकिन जब यह खबर ईशान को मालूम हुई तो उसने तो शोर मचा के रख दिया। कहने लगा, इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? मेरा तो ईशान की बात सुनकर सांस ही अटक गया था। मुझे लगा कि शायद वह मुझे बदकिरदार और चरित्रहीन कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी अगली बात में मेरी सांस बहाल की थी। वह कहने लगा, लोग अपनी शादी के पास 5-5 साल तक बच्चे का प्लान नहीं करते और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, और एक तुम हो कि इतनी जल्दी? क्या कुछ महीने बाद यह सब कुछ नहीं हो सकता था? मैंने कहा, ईशान, इस सब में मैं क्या कर सकती हूँ? यह तो भगवान की मर्जी है, और अगर तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए था तो तुम्हें यह बात पहले सोचना चाहिए थी, तुम्हें सावधानी रखनी चाहिए थी। वह कहने लगा, देखो, इस चीज को इतना ज्यादा इशू मत बनाओ, हम अबॉर्शन करवा लेते हैं, बच्चा कुछ साल बाद पैदा हो जाएगा। मैंने कहा, मैं किसी कीमत पर अपने बच्चे का कत्ल नहीं कर सकती। वह कहने लगा, तो फिर प्रेगनेंसी में भी औरतें सब कुछ करती हैं, घूमती फिरती हैं, एंजॉय करती हैं। लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, और फिर यह पहाड़ी रास्ते बहुत ही खतरनाक होते हैं, इनमें सफर करना बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है और मैं रिस्क नहीं ले सकती। जब हमारा बच्चा दुनिया में आ जाएगा तो हम चले जाएंगे। लेकिन ईशान का मूड इस बात पर बहुत ज्यादा खराब हो गया था। अगली सुबह मेरे सास ससुर ने भी हमें जाने से मना कर दिया कि ऐसी हालत में सफर करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उनकी बात को अच्छी तरह समझ गई थी, इसलिए मैंने कोई भी नाराजगी नहीं दिखाई थी।
क्योंकि वह जो कह रहे थे मेरी भलाई के लिए कह रहे थे। हाँ, ईशान का व्यवहार मेरे साथ बदलने लगा था। अक्सर मेरा खट्टी चीज खाने का जी चाहता और मैं ईशान से मंगवाती तो ईशान कहता मुझे ये सब चोचलेबाजी पसंद नहीं है। एक तो तुमने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया और अब तुम इन गर्मियों के मौसम में कीनू खाने को कह रही हो। कहाँ से लाऊं मैं यह सब कुछ? लेकिन मेरी ये हालत थी कि मुझे कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता था और जिस चीज का जी चाहता वह चीज मुझे ईशान लाकर नहीं देता था। एक बार मैंने उसे गोलगप्पे मंगवा लिए लेकिन वह लेकर नहीं आया। मेरा दिल इतना बुरा हुआ कि मैं रोने लग गई। मैं नहीं जानती थी कि मेरा दिल गोलगप्पे खाने को इतनी तेजी से क्यों कर रहा था। शायद यही वक्त होता है कि औरत अपने बस में नहीं रहती। मैं इतना रोई कि पूरी रात मेरी रोकर गुजरी थी। अगले दिन मेरी सूजी हुई आंखें देखकर मेरे ससुर और सास चौंक गए। पूछने लगे कि क्या हुआ है, तुम्हारी आंखें सूजी हुई क्यों है? मजबूरन मैंने अपनी सास को बता दिया। वह कहने लगी, यह क्या बात हुई भला? उसने तुम्हारी बताई हुई चीज लाकर क्यों नहीं दी? इसी हालत में तो औरत को खुश रखना चाहिए। अगले दिन मेरी सास ने मुझे प्लेट भरकर गोलगप्पे दिए थे। अक्सर ऐसा ही होता कि रात के वक्त मेरा जी मतलाने लगता। जैसे ही ईशान मेरे करीब आता मुझे अपनी बाहों में भरता तो मुझे उबकाइयां सी आने लगती। इसे मौके पर ईशान को मेरी हालत समझनी चाहिए थी लेकिन वह इस बात से चिढ़ने लगता। मैं मुंह पर हाथ रखकर फौरन वॉशरूम में भागती थी। जैसे ही मैं वॉशरूम से बाहर आती तो सबसे ज्यादा बुरी शक्ल मुझे बाहर आकर ईशान की देखने को मिलती थी। मैं बेहाल होकर बेड पर बैठ जाती। उसे कहती प्लीज मुझे एक गिलास पानी पिला दो तो बजाय मेरा एहसास करने के वह कहता मेरा दिमाग खराब मत करो, सारे मूड का सत्यानाश कर देती हो, तुम्हें तो बस एक ही काम है। यह कहकर वह अपना कंबल लपेटकर सो गया और मैं बुरी तरह हाँप रही थी। एक तो शादी के फौरन बाद घर की जिम्मेदारियां और फिर इतनी जल्दी प्रेगनेंसी। मेरी जिंदगी एकदम बदल चुकी थी। 1 महीने में क्या से क्या हो गई थी और यह सब कुछ मेरे लिए नया नया था। मैंने अपने बहते आंसू साफ किए, बड़ी मुश्किल से उठकर किचन में चली गई, फ्रिज से ठंडा पानी निकाला और घूंट घूंट पीने लगी। जैसे ही 4 महीने हुए मेरा शरीर कुछ उभरने लगा था। जब भी मैं ईशान को बोलती मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो मुझे चेकअप करवाना है तो वह मुझे चिढ़ने लगता। मुंह बिगाड़ते हुए कहता इस हालत में जहर लग रही हो तुम मुझे, इसे तुम्हें बाहर लेकर नहीं जाना। लोग ना जाने मुझे किन किन नजरों से देखेंगे। ऐसा करो माँ जी के साथ चली जाओ। अपने पर्स से कुछ 1000 रुपए निकालकर वह मेरे हाथ पर रख देता। मैं उसे मनाने की बहुत कोशिश करती कि इसमें मेरा क्या दोष है, तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हो। अब यूं ही दिन गुजरने लगे थे। यह 9 महीने मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारे थे क्योंकि इन 9 महीनों में एक दिन भी ऐसा ना था कि मुझे उल्टी ना आई हो। लेकिन मेरे सब्र का फल मेरे भगवान ने मुझे बहुत खूबसूरत दिया था। मैंने एक बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। उस दिन तो ईशान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। सबसे पहले उसने ही अपने बेटे को अपनी बाहों में भरा था और प्यार किया था। जाहिर है औलाद औलाद ही होती है। सब लोग बहुत खुश थे, मेरी नंद सास ससुर और खासकर ईशान। मेरा बेटा सी सेक्शन से पैदा हुआ था इसलिए मुझे चलने फिरने में बेहद तकलीफ होती थी। पूरा दिन तो मेरी सास और नंदे और घर की नौकरानी मेरा ख्याल रख लेती थी। लेकिन अगर रात को मुझे वॉशरूम जाना पड़ता तो इंसान मेरा हाथ तक नहीं पकड़ता था। कहता था प्लीज मैं यह सब नहीं कर सकता। मैं बड़ी मुश्किल से बेड से उठती थी, दीवार पड़कर सहारा लेते हुए वॉशरूम जाती थी। फिर यह भी डर होता था कि कहीं गिर गई तो मुसीबत हो जाएगी। अभी मैं बहुत मुश्किल से तकलीफ को सहते हुए वॉशरूम से बाहर आकर बेड पर बैठी थी। बुरी तरह से पसीने से भीग चुकी थी। मेरा सांस से सांस नहीं मिल रहा था। बुरी तरह से हाफ रही थी कि मेरा बेटा रियान नींद से जाग गया। उसे शायद भूख लगी थी। ईशान उस वक्त गहरी नींद में था लेकिन रियान के रोने की आवाज सुनकर बजाय उसे पकड़ने के मुझे कहने लगा, निहारिका प्लीज इसे चुप करवाओ, मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है। मैंने कहा ईशान थोड़ी देर के लिए इसे पकड़ लो, देख नहीं रहे मेरी क्या हालत हो गई है। कहने लगा बस भी करो, यह बच्चे संभालना और पालना मेरे बस की बात नहीं है। मैं यह सब नहीं कर सकता, पकड़ो भई इसे। अजीब मुसीबत है, रात को सोना भी नसीब नहीं होता। यह कहकर उसने अपना तकिया और कंबल उठाया और कमरे से बाहर चला गया। मेरा बेटा रियान रोए जा रहा था और मेरी हालत ये थी कि मैं बैठ भी नहीं पा रही थी। मुश्किल से मैंने अपने पाँव बेड पर रखे और बेआवाज आंसुओं के साथ रोते हुए अपने बच्चे को उठाया था। उसे सीने से लगाकर मैं भी फूट फूट कर रोने लगी थी। क्या यह होती है मर्द की मोहब्बत? मैंने उसकी औलाद को 9 महीने अपने शरीर का हिस्सा बनाया था। मौत से लड़कर उसके बच्चे को इस दुनिया में लाई थी और उसे बाप बनाया था।
क्या उसका इतना भी फर्ज नहीं बनता था कि वह मेरी हालत को देखते हुए मुझ पर तरस खा लेता। 1 महीना कैसे गुजरा था, यह मैं ही जानती हूँ। बेशक मेरी सास बहुत अच्छी थी, लेकिन 10 दिन बाद तो उन्होंने भी कह दिया था कि थोड़ा सा तुम भी किचन में चली जाया करो। ईशान को तुम्हारे ही हाथ के नाश्ते की आदत लग गई है। मैं नाश्ता बना कर देती हूँ तो 100 कमियां निकलता है। बच्चे की पैदाइश की 1 महीने के बाद मैं नहा धोकर अच्छे से फ्रेश हुई थी और भगवान की पूजा भी की थी, और इस 1 महीने में ही ईशान का सब्र जवाब दे गया था। न उसे मेरा एहसास था, न ही छोटे बच्चे का। उस दिन रियान के पेट में दर्द था, वह बार बार सोते से उठकर रोने लगता था। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे सुलाया था। रात के 2 बजे तक मैं रियान को सुलाकर फ्री हो पाई थी। मैं खुद भी नींद से बेहाल हो चुकी थी। जैसे ही रियान गहरी नींद में गया और मैं सोने के लिए लेटी, उसी वक्त ईशान मेरे करीब आ गया और मुझे अपनी बाहों में समेटने लगा। मेरी आंखें नींद से चूर थी। मैंने कहा, प्लीज ईशान मुझे सोने दो। कहने लगा, बको मत, 1 महीने से बस तुम्हारी शक्ल ही देख रहा हूँ। खबरदार जो आज मुझे जरा भी नखरा दिखाने की कोशिश की तो। वह रात मेरी ईशान की नजर हो चुकी थी। फ्री होने के बाद वह मेरी तरफ से करवट लेकर सो चुका था और मैं बेदम सी बेड पर पड़ी रही थी। खुद को समेटते हुए वॉशरूम गई और फ्रेश होकर बाहर आई थी। मुझे अभी सोए हुए बस 1 ही घंटा गुजरा था कि रियान फिर से रोने लगा। उसकी आवाज सुनकर मुझे ही उठना पड़ा था। मेरा जी चाहा कि रो दूं। क्या सारी कुर्बानियां औरत के लिए होती हैं? शाम के 7 बजे रियान का रोना शुरू हुआ था और सुबह 8 तक जारी रहा था। मैं उसे गोद में लेकर कमरे के चक्कर लगाती रही थी, तब कहीं जाकर वह सोया था और मेरी यह हालत थी कि चक्कर खाकर गिर जाऊंगी। रियान को बेड पर लिटाकर मैं कमरे से बाहर निकल गई, क्योंकि सास ने भी रात को कह दिया था अब कल से घर संभालो, इसलिए सास ससुर को नाश्ता बना कर दिया। फिर ईशान के ऑफिस की तैयारी करने लगी। पूरा दिन मेरा घनचक्कर बने गुजरने लगा था। रात को रियान सोता तो ईशान अपनी बेताबियों के साथ जाग उठता। कई बार में से कह चुकी थी, मेरा ऑपरेशन हुआ है, ईशान कुछ तो मेरा एहसास करें। लेकिन मर्द को शायद इन बातों से कोई मतलब नहीं होता। वह मुझे शरारत करते हुए कहता कि मेरा ख्याल कौन रखेगा फिर। कसम से बड़ी जालिम हो तुम। इतना चाहने वाला पति है तुम्हारा और एक तुम हो कि उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देने की बजाय नखरे दिखाती हो। मैं यह सब सुनकर चुप हो जाती। दिन रात की जिम्मेदारियां संभालते संभालते मैं थक चुकी थी। अब तो मेरे चेहरे की रौनक भी मुरझाने लगी थी। पूरी रात रियान जगाए रखता और पूरा दिन सोता रहता था, और दिन भर मुझे आराम की बजाय पूरे घर को संभालना पड़ता था। कामों से फुर्सत नहीं मिलती थी। मेरी आंखों के नीचे काले गहरे गड्ढे पड़ने लगे थे। उस पर भी ईशान मुझे ताने देने लगा था। कहता, यह तुमने एक ही बच्चे में अपना क्या हाल बना रखा है। अपना शरीर देखा है, तुमने हर तरफ से फैलने लगी हो। कम ऑन यार, थोड़ा कम खाया करो। तुम्हें पता है ना मोटी लड़कियों से मुझे कितनी चिढ़ है। यार प्लीज खुद को मेंटेन करके रखो। ईशान ना जाने क्यों बहुत चिड़चिड़ा सा रहने लगा था। हालांकि घर की और बच्चे की जिम्मेदारियों के बावजूद मैं ईशान के घर आने से पहले तैयार हो जाती थी, लेकिन आजकल उसे मुझ में कमियां ही कमियां नजर आने लगी थी। 1 साल बीत गया था और रियान अब पैर पैर चलने लगा था, लेकिन ईशान का व्यवहार एकदम बदल चुका था। अक्सर ऑफिस से आते ही खाना खाकर दोस्तों में चला जाता और कहता, देर से आऊंगा। कई बार मैं ईशान से कह चुकी थी कि मुझे और रियान को कभी तो कहीं घुमाने ले जाया करो, लेकिन वह सुनता ही नहीं था। कहता, बिजी हूँ, ऑफिस के कामों से फुर्सत नहीं मिलती, तुम मम्मी पापा के साथ चली जाया करो। यह कहकर वह तैयार होकर दोस्तों में चला जाता। रात को देर से घर आता। कभी कभी तो रात के 2 बजे तक मैं उसका इंतजार करती रहती, लेकिन एक बार जब वह घर आया तो उसकी आंखें मुझे नशे से चूर लग रही थी। गाना गुनगुनाते हुए वह घर में दाखिल हुआ था। मैं इस वक्त गुस्से में थी। वह मुस्कुराते हुए मेरे गाल पर चुटकी काटकर कहने लगा, हाय स्वीट हार्ट, कैसी हो जाने मन। यह कहकर कमरे की तरफ जाने लगा। मैंने घर का में गेट बंद किया और कमरे में आते ही दरवाजा बंद कर लिया और ईशान से कहा, आपने यह क्या तमाशा लगा रखा है। रोज आप 2 बजे आते हैं। ऐसे कौन से दोस्त हैं आपके जो रात भर आवारागर्दी करते रहते हैं? क्या उनकी पत्नियां उनसे नहीं पूछती हैं? मेरे तपे हुए शब्दों को सुनकर ईशान भी सीरियस हो गया। कहने लगा, मतलब क्या है तुम्हारा? सारी रात तुम्हारे पास बैठा रहा करूं? कहीं आने जाने पर भी पाबंदी है मुझे? मैंने कहा, ईशान हर चीज की एक हद होती है। सिर्फ दोस्त ही आपकी जिंदगी में रह गए हैं वक्त देने के लिए। मेरा भी दिल चाहता है कि आप मुझसे बातें करें। वह मेरी बात सुनकर कहने लगा, तुम्हारे पास समय ही कब होता है? मेरे लिए जब देखो रियान रियान करती रहती हो। मैं तो ईशान की बात सुनकर हैरान हुई थी। मैंने
कहाँ आपको अपने बच्चे से जेलसी है ईशान। वह कहने लगा शट अप निहारिका, मुझे क्यों अपने बच्चे से जेलसी होगी, बस मैं बिजी हो गया हूँ। ऑफिस से थका हुआ आता हूँ तो मुझे रिलैक्स चाहिए होता है, इसलिए अपने दोस्तों के साथ जाकर बैठ जाता हूँ। अब तुमसे यह भी बर्दाश्त नहीं होता। यह कहकर वह अपने कपड़े बदल कर सो गया था। अगले दिन जब मैं उसके कपड़े धोने लगी तो उसकी शर्ट की पिछली तरफ लिपस्टिक का निशान देकर मेरे होश उड़े थे। मैंने वह शर्ट वैसे की वैसी रख दी। पूरा दिन मेरा गुस्से से बुरा हाल रहा था। अब मुझे याद आने लगा कि ईशान ने अपने मोबाइल पर पासवर्ड लगाया हुआ था, इससे पहले उसने कभी नहीं लगाया था। अब वह अक्सर कमरे में फोन पर बैठा किसी से हंस हंस कर बातें करता रहता था। जब भी मैं कमरे में आती तो फौरन से फोन बंद कर देता, कहता मैं बाद में तुमसे बात करूंगा। मैं पूछती किसका फोन था तो एकदम गड़बड़ा जाता, कहता दोस्त का फोन है, और फिर बात को बदल देता। रात को जब ईशान ऑफिस से वापस आया तो खाना खाते ही मुझसे कहने लगा मैं दोस्तों के पास जा रहा हूँ, रात को देर से आऊंगा। मैंने कहा आज आप कहीं नहीं जाएंगे। वह कहने लगा फिर तुम हारा, वही रोज का तमाशा शुरू हो गया है। वो गुस्से से कह रहा था। मैंने अलमारी से उसकी शर्ट निकाली और उसके ऊपर फेंक दी। मेरी इस हरकत पर वो कहीं लगा क्या बदतमीजी कर रही हो तुम मेरे साथ, यह क्या हरकत है। शर्ट उसके मुंह पर जाकर लगी थी और फिर जमीन पर गिर गई थी। वो गुस्से से मुझे घूर रहा था। मैंने वो शर्ट पकड़ी और लिपस्टिक का निशान दिखाया। मैंने कहा ये सब क्या है। जैसे ही उसकी नज़र निशान पर पड़ी थी उसकी रंगत उड़ी थी। मैंने कहा तो ये है तुम्हारी वो दोस्त जिसे तुम रोज मिलने जाते हो। ईशान कौन है यह लड़की। वो मुझसे नजरें चुराने लगा। मेरे शब्द तेज हुए थे। मैंने कहा मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, कौन है ये लड़की जो आपके इस हद तक करीब है। मेरी आवाज में ना चाहते हुए भी नमी उतर आई थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने कहा क्या कमी थी मेरी मोहब्बत में या मेरी वफा में, जिसका आपने मुझे यह सिला दिया है। मेरी बात पर वो तंजिया मुस्कुराया था, कहने लगा मोहब्बत। फिर मेरे पास आकर कहने लगा कौन सी मोहब्बत की है, तुमने मुझे यहाँ अपने पास तो आने नहीं देती हो। 1 महीने के बाद ही तुम्हें बच्चा पैदा करने का भी शौक हो गया। मैंने उसी वक्त तुमसे कहा था कि मुझे लाइफ एंजॉय करनी है। हम खामोशी से अबॉर्शन करवा लेते, किसी को कुछ पता नहीं चलता। बच्चे का क्या था 2-4 साल भी पैदा हो जाता। लेकिन तुम नहीं मानी तो पर तो पाप और पुण्य का भूत सवार हो गया था कि बच्चा गिरा दिया तो पाप लगेगा। निहारिका अगर मुझसे मोहब्बत होती तो तुम मेरी बात मानती। हम नैनीताल, कश्मीर और मनाली जैसी खूबसूरत जगह पर घूमकर अपनी लाइफ को एंजॉय करते। लेकिन तुम्हें मेरी पत्नी बनने से ज्यादा माँ बनने का शौक ज्यादा था। फिर मुझे बाजू से पकड़कर आईने के सामने ले गया, कहने लगा देखो खुद को, क्या हुलिया बना रखा है तुमने। तुम्हारे कपड़ों से खुशबू की बजाय किचन के मसाले की बू आती है। रात को तुम्हारे पास आओ तो तुम्हें रियान के उठ जाने की चिंता सताती है। सुबह जल्दी उठकर मम्मी पापा को नाश्ता देने की चिंता सताती है। सबकी परवाह है, तुम्हें बस मेरी परवाह नहीं है। और अगर मैं थोड़ी सी दिल्लगी करने लगा तो तुम आज सवाल जवाब कर रही हो। मैं तो ईशान की बातें सुनकर जितना हैरान होते उतना कम था। मैंने कहा ईशान ये घर किसका है, मैं किसके घर को संभाल रही हूँ। किसके माँ बाप को सुबह नाश्ता देने की मुझे परवाह होती है। किसकी औलाद को पैदा करने और पालने की खातिर मेरा यह हाल हुआ है। मेरे चेहरे की रौनक खत्म हुई और मेरा फिगर खराब हुआ है। मैं रोने लगी थी, मुझ पर पागलपन सवार हो गया था। गुस्से में मैंने उसका गिरेबान पड़कर बुरी तरह झिझोंड के रख दिया था, यहाँ तक कि उसकी शर्ट के बटन टूट गए थे। मैंने कहा इस घर में मेरी क्या हैसियत है। क्या मैं नौकरानी हूँ तुम्हारी, या तुम्हारे माँ बाप की, या तुम्हारी बहनों की, कि जब वह आती है तो मैं पूरे के पूरे टेबल सजा देती हूँ। क्या रियान सिर्फ मेरा बेटा है, तुम्हारा कुछ नहीं लगता। मैंने कहा मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारा घर संभाल रही हूँ, तुम्हारे बच्चे को पाल रही हूँ। तुम होते कौन हो मेरे साथ बेवफाई करने वाले। मैंने कहा ईशान मैं उन औरतों में से हरगिज नहीं हूँ जो मर्द की इस तरह की अय्याशी के साथ कंप्रोमाइज करते हुए उसी के साथ रहकर अपनी जिंदगी की गाड़ी खींच लेती हैं। मेरा यह कहना था कि उसने अपने गिरेबान से मेरा हाथ छुड़ाकर मुझे पीछे धकेला था। कहने लगा ठीक है, जाओ दफा हो जाओ यहाँ से, निकलो मेरे घर से बाहर। तुम्हें अगर यहाँ रहना है तो ऐसे ही गुजारा करना होगा मेरी इसी अय्याशी के साथ, क्योंकि अब मैं राधिका को छोड़ नहीं सकता। मैं तो ईशान के बात सुनकर चकरा कर रह गई थी। मैंने कहा ठीक है। मैंने अलमारी से अपने कपड़े निकाले और बेड के नीचे रखे बैग में अपने कपड़े डालना शुरू कर दिए। यह देखकर ईशान बड़े गुस्से से मेरे पास आया, मुझे बाजू से पकड़कर कहने लगा सोच समझकर इस घर से बाहर कदम निकलना निहारिका। अगर तुम एक बार इस घर से बाहर
गई तो तुम्हारी जगह राधिका ले लेगी, मैं उससे शादी कर लूंगा। यह सुनना था कि मैं सांस लेना भूल गई थी। यह कहते हुए वह कमरे से निकल गया था। हमारे शोर शराबे से रियान उठ गया था और अब वो रोए जा रहा था, लेकिन मैंने उसे चुप नहीं करवाया। मैं खुद भी फूट फूट कर रोने लगी थी। हम दोनों के रोने की आवाज़ सुनकर मेरी सास मेरे कमरे में आ गई। कहने लगी, क्या हुआ है, तुम्हें क्यों रो रही हो बेटा? और यह रियान को क्या हुआ है? देखो कितना रो रहा है, उसे चुप क्यों नहीं करवा रही? मैंने कहा, आपके बेटे ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या बिगाड़ा था मैंने उसका? वह मुझसे पूछने लगी, क्या हुआ है? ईशान ने क्या कह दिया? मैंने कहा, मेरे होते हुए वह दूसरी औरतों के पास जाता है। यह सुनना था कि मेरी सास को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने ईशान को फोन करके घर पर बुला लिया। यह बात मेरे सास ससुर को पता चल चुकी थी, लेकिन ईशान की बेशर्मी का यह हाल था कि कहने लगा, तुमने मेरे घर वालों को बताकर अच्छा नहीं किया है निहारिका। बात कमरे की हद तक थी, अगर तुम कमरे में ही रहने देती तो ज्यादा अच्छा होता। ईशान ने गुस्से में आकर मुझे तलाक की धमकी दे दी। कहने लगा, निहारिका मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। यह सुनकर मेरे ससुर ने ईशान के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा था। कहने लगे, यह क्या बकवास कर रहे हो? जरा सी बात पर तुम पत्नी को तलाक दोगे? खबरदार जो एक शब्द भी मुंह से निकाला। लेकिन मुझे तो लगा जैसे मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, बिखर गया है। मैं फौरन से उसी हालत में घर से बाहर निकल गई थी। ना मेरे सर पर दुपट्टा था, ना मेरे हाथ में कोई सामान और ना ही रियान। मैं रोते हुए तेज तेज सड़क की तरफ जा रही थी। जैसे ही मैं मेन रोड तक पहुंची, मैंने रिक्शा लिया और अपने घर चली गई। मुझे रात के समय रोते हुए देखकर मेरे माँ बाप परेशान हुए थे। मेरा भाई मुझसे बजे पूछने लगा। मैं अपने भाई के साथ लगी और रोते हुए उसे बता दिया कि ईशान ने मुझे तलाक की धमकी दी है। यह खबर मेरे घर वालों पर कयामत की तरह गिरी थी। फिर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ था ईशान के साथ और मेरे भाई के साथ। उसने कहा कि मैंने अभी सिर्फ तलाक की धमकी दी है। अगर तुम्हारी बहन ने अपना घर बसाना है तो उसे बोलो शराफत से घर आ जाए, वरना कुछ ही दिनों में मैं तलाक के कागजात भी भेज दूंगा और उसका और मेरा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मेरे भाई ने कहा कि मेरी बहन मुझ पर बोझ नहीं है। जहां तुमने तलाक की धमकी दी है तलाक भी दे दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब वो तुम्हारे घर नहीं आएगी। हर रोज मुझे अपने बच्चे रियान की याद सताती थी। 1 साल का ही तो था, लेकिन मैंने भी दिल पर पत्थर रख लिया था, क्योंकि अगर उसे भी अपने साथ ले आती तो ईशान को कभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं होता। कोई भी दूसरी औरत किसी का बच्चा नहीं पालती। 15 दिन हुए थे मुझे मायके में बैठे हुए, जब मेरे सास ससुर रियान को साथ लेकर आए थे। रियान रोए जा रहा था, उसे देखकर मेरा दिल बुरी तरह तड़पा था। इससे पहले कि मैं उसकी तरफ लपकती, मेरे भाई ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे ना का इशारा किया और कहने लगा, निहारिका अपने कमरे में जाओ, मैं इन लोगों से बात करता हूँ। मेरी सास कहने लगी, निहारिका हमारे साथ वापस चलो, क्यों गलती कर रही हो? ईशान उस लड़की से शादी कर लेगा और तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। यह सुनकर मेरा दिल बेचैन हुआ था। एक बार सोचा कि वापस लौट जाती हूँ, मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन उससे पहले कि मैं कुछ कहती, मेरा भाई कहने लगा, मेरी बहन ही क्यों कुर्बानी देती रहे? अगर ईशान शादी कर सकता है तो निहारिका की भी दूसरी शादी हो सकती है। अपने बेटे से कहो कि तलाक के कागजात भेज दे। मेरी बहन निहारिका को उसके नाम पर बिठाए नहीं रखूंगा। मेरी सास रोने लगी, कहने लगी, रियान की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। माँ ही औलाद की खातिर कुर्बानी देती है। मर्द तो ऐसे शौक पाल लेते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ बाज भी आ जाते हैं। मेरे भाई ने कहा, माफ कीजिए आंटी जी, लेकिन हमारे समाज में आप जैसी ही माँओं की ऐसी बातों की वजह से ही बेटे अपनी पत्नी के होते हुए बाहर के ऐसे गंदे शौक पलते हैं, क्योंकि उनकी परवरिश आप जैसी माएँ यह सोचकर करती हैं कि लड़का है, अगर ऐसा काम शौक में कर भी लेगा तो कोई बात नहीं, औरत सब्र करके बैठ जाएगी। लेकिन हर बार औरत ही सब्र क्यों करे? आदमी को भी अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। मेरे सास और ससुर चले गए थे। मुझे अपने बच्चे के बिना जिंदगी उदास लगती थी, लेकिन मेरा भाई मुझे समझाने लगा, तुम सब्र करके बैठी रहो। अगर तुम यूं चली गई तो ईशान एक के बजाय 10 औरतों से संबंध रखेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। 2 महीने गुजरने के बाद ईशान मुझे लेने आया था। इत्तिफाक ऐसा था, दरवाजा मैंने ही खोला था। शेव बड़ी हुई थी, आंखें भीगी हुई थी। मुझे देखकर शर्मिंदा भी हुआ था। मैंने दरवाजा बंद करना चाहा तो उसने अपना हाथ दरवाजे के बीच में रखकर दरवाजा बंद होने से रोका था। कहने लगा, निहारिका भगवान के लिए मेरी बात सुन लो, तुमने अपना फोन तक अपने भाई को दे रखा है। मैं तुमसे पिछले 15 दिन से बात करना चाहता हूँ।
लेकिन तुम्हारा भाई। दरवाज़ा खोलो निहारिका, मुझे तुमसे बात करनी है। वह दरवाज़ा ढकेल के अंदर आ चुका